जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोगों ने समाजवाद के बारे में पढ़ा था। उसके बाद समाजवाद के कुछ विचारक जैसे कि सेंट साइमन लुई ब्लां थे, रॉबर्ट ओवन थे, चार्ल्स फॉरियर थे, कार्ल मार्क्स थे, एंगल्स थे, उन सभी के बारे में पढ़े थे, उनके विचारों के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कार्ल मार्क्स के बुक जो दास कैपिटल है उसके बारे में पढ़े थे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़े थे, और वो जिस तरह से इतिहास को 6 भागों में बांटते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग वैश्विक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक क्रांति जिसे हम लोग रूस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, या इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे रूस की क्रांति या अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये घटना घटा था कब? तो ये जो रूस की क्रांति है ये हुई थी 7 नवंबर 1917 को। 7 नवंबर 1917 को ये घटना हुआ था, ये क्रांति घटी थी। तो इसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो क्रांति है वो तो नवंबर में हुआ था, तो फिर हम लोग इसे अक्टूबर की क्रांति क्यों कहते हैं? रूस की क्रांति का तो पता है कि रूस में हुआ, इसलिए इसे रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे अक्टूबर क्रांति क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस क्रांति से पहले यहाँ पे जो कैलेंडर चल रहा था रूस में, उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। तो यहाँ पे जूलियन कैलेंडर चलता था, और ये चला था कब तक? तो ये चला था 1 फरवरी 1918 तक। यानी कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद यहाँ पे दूसरे कैलेंडर को अपना लिया गया, जिसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो यहाँ पर रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर चला था, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया था। अब इससे यहाँ पे दोनों कैलेंडर में लिंक क्या है, आखिर इसके बारे में हमको पढ़ना क्यों है? तो पढ़ना इसलिए है क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है अक्टूबर क्रांति। जो नवंबर क्रांति है और अक्टूबर क्रांति है, ये दोनों का लिंक है इस कैलेंडर से। ये जो जूलियन कैलेंडर है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इन दोनों के बीच में 13 दिन का अंतर है। यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसलिए जो घटना यहाँ पे 7 नवंबर को घटा था, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये घटना 7 नवंबर 1917 को घटा था, लेकिन यही घटना जब हम जूलियन कैलेंडर से देखते हैं तो ये 7 नवंबर को नहीं घटा था, ये अक्टूबर में घटा था। इसलिए इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अक्टूबर क्रांति जब इसे कहते हैं तो वो हम लोग इसे जूलियन कैलेंडर के अनुसार कहते हैं, और जब हम इसे वैश्विक क्रांति 7 नवंबर 1917 की घटना के नाम से पढ़ते हैं तो ये हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से आधार पर पढ़ते हैं। तो ये 3 इसके नाम हो जाते हैं, वैश्विक क्रांति, रूसी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। अब जब हम इस क्रांति को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग को मुख्य रूप से 2 चरण में पढ़ना है। जो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं इसके 2 चरण हैं। वैश्विक क्रांति के 2 चरण होंगे। पहला जो चरण होगा उसमें होगा कि यहाँ पे पहला में लेनिन नहीं रहेगा, जबकि दूसरा में यहाँ पे लेनिन आ जाएगा। यानी कि वैश्विक क्रांति का एक घटना इसे पढ़ेंगे जिसमें लेनिन नहीं है, दूसरा तब पढ़ेंगे जब लेनिन इसमें शामिल होगा। तो इन 2 चरणों में इसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अपने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक गांधी जी के आने से पहले का राष्ट्रीय आंदोलन है और एक गांधी जी के आने के बाद का। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वैश्विक क्रांति 2 चरणों में घटा है, एक लेनिन के पहले और एक लेनिन के बाद। अब ये जो क्रांति हुई है इस क्रांति के पीछे कुछ कारण रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे कारण के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये वैश्विक क्रांति हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या था, किन कारणों की वजह से ये क्रांति हुई है। तो इसमें कुछ कारण है। जैसे पहला अगर कारण देखें तो यहाँ पे पहला कारण है निरंकुश राजतंत्र। पहला कारण में हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे वैश्विक क्रांति घटा था उस टाइम पे जो रूस का सम्राट था, वहाँ के जो रूस के सम्राट होते हैं उनको जार भी कहा जाता है। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट।
तो जिस टाइम पे एक घटना घटा था, इस घटना से पहले यानी ब्लेस्विक क्रांति होने से पहले रूस में रोमनो राजवंश का शासन था। जो वहाँ पे राजा थे वो रोमनो वंश से आते थे और उस राजा का नाम था जार निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय राजा था और यह निरंकुश राजा था, इसीलिए इसको निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। निरंकुश राजतंत्र का मतलब है कि यहाँ का जो राजा है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, अंकुश नहीं है, रोक नहीं है, वो अपने मर्जी से काम करता है। तो उस टाइम तक अगर देखा जाए तो रूस की राजनीति में या यूरोपीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे और वो बदलाव की मांग यहाँ रूस में भी चल रही थी, लेकिन रूस में यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। ये जो जार निकोलस द्वितीय है ये विश्वास रखता था दैवीय सिद्धांत में, दैवीय शक्ति सिद्धांत में। दैवीय शक्ति सिद्धांत का मतलब होता है कि सिद्धांत वाले लोग मानते हैं कि ये जो सृष्टि है उसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, लेकिन ईश्वर खुद यहाँ पे आके शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो राजा के रूप में अपने प्रतिनिधि को भेजे हैं। और यहाँ पे जनता का ये कर्तव्य होता है कि वो जिस तरह से ईश्वर की वंदना करता है, उसकी पूजा करता है, उसी तरह से राजा की भी पूजा करे, उसकी वंदना करे। जिस तरह वो ईश्वर के हर एक बात को मानता है, पालन करता है, उसी तरह वो राजा के भी हर एक बात को माने, पालन करे। तो यही दैवीय सिद्धांत में होता है और इसी सिद्धांत को मानने वाला था जार निकोलस द्वितीय। और यहाँ पे क्या था कि जो भी ये सिस्टम बनाता था तो वो अपने आधार पे बनाता था, जो भी नियम कानून है वो इसी के आधार पे बनता था। यहाँ पे जो अफसरशाही था यानी कि जो अफसरों की नियुक्ति होती थी उसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं थी, बस राजा का मन होना चाहिए, नियुक्ति हो जाती थी। अब इससे हुआ का कि यहाँ पे जितने भी लोग जो राजा के साथ काम कर रहे थे वो लोग, उनमें योग्यता तो थी नहीं, वो अयोग्य थे, लेकिन किसी तरह से पहचान के आधार पर वे लोग इसमें शामिल हो गए, चापलूसी करके इनके करीब आ गए और अच्छे अच्छे पदों को हासिल कर लिए, लेकिन इनमें योग्यता की कमी थी। इसके कारण से हुआ क्या कि वहाँ पे शासन व्यवस्था बढ़िया से नहीं चल पाया और इससे जनता परेशान हो चुकी थी और यही एक कारण बन गया था वहाँ पे आंदोलन करने का, क्रांति का एक ये कारण बना था। तो पहला इसमें कारण क्या हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। तो इसके कारण भी ये चीज हुआ था। दूसरा था यहाँ पे कृषक दासता, यानी कि किसानों की जो उस टाइम पे हालात थे उसके बारे में, ये भी एक कारण बना है यहाँ पे रूस के क्रांति का। ऐसे तो अगर बात किया जाए तो 1861 ईस्वी में ही कृषक दासता को समाप्त कर दिया गया था। 1861 ईस्वी में कृषक दासता समाप्त कर दिया गया था और इसको ख़त्म करने वाला जो जार थे, जो सम्राट थे, राजा थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय। तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दासता वाला जो सिस्टम चल रहा था, जो कानून चल रहा था, उसको 1861 में ये ख़त्म कर दिए थे, लेकिन इससे कोई खास यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा होता है कि कानून बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कानून बन जाने से वो लागू भी हो जाए। हम लोग के जब संविधान बन रहा था तो उसमें भी भीमराव अम्बेडकर एक बात कहे थे कि हमने तो संविधान बना दिया है, बेहतर संविधान बनाया है, लेकिन ये संविधान बेहतर तब तक नहीं होगा जब तक कि इसको मानने वाले लोग बेहतर नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ पे कृषक दासता तो बन चुका है, लेकिन इसको पूरा तरह से लागू नहीं हो पाया था। इस कृषक दासता को ख़त्म करने से, किसानों के इसके खिलाफ कानून बना देने से किसानों को कोई खास इससे फ़ायदा नहीं हुआ था। किसान के हालात अभी भी वही थे, अभी भी वो छोटे छोटे ज़मीन पर खेती कर रहे थे, अभी भी उनको खेती करने के लिए महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उस कर्ज में वो दबते ही चले जाते थे, उनको अपना ज़मीन घर गिरवी रख करके वो कर्ज चुकाना पड़ता था। तो अगर देखा जाए तो कृषक दासता तो बन गया है, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तो किसानों के पास भी क्रांति करने के अलावे और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ये भी एक कारण हो गया था कि यहाँ पे रूस की क्रांति हुई, क्योंकि इसमें किसान भी शामिल थे। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा मजदूर के हालात। जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते थे, वो भी इसमें शामिल हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे रूस में इस टाइम पे ब्लेस्विक क्रांति के समय, तो रूस में जो मजदूर थे उनकी भी स्थिति दयनीय थी। उन लोगों के भी यहाँ पे काम करने का कोई, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स के बारे में, समाजवाद के बारे में, तो उसमें बताए थे कि यहाँ पे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, वो राजनीति में शामिल नहीं हो सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं
18-18 घंटे काम करना होता था, वेतन भी अच्छा नहीं मिलता था। तो वो स्थिति रूस में भी था और रूस के जो मजदूर थे उनका भी हालात बहुत ही बदतर हो गया था और उनके पास भी आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो यहाँ पे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी रूस के क्रांति में शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद है चौथा कारण, यहाँ पे जो हो जाएगा वो उद्योग से जुड़ा हुआ है, औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण से भी ये जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि इस टाइम पे अगर औद्योगिकरण की बात किया जाए तो एक तरफ था रूस का औद्योगिकरण और दूसरे तरफ था पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण, और ये दोनों में ज़मीन आसमान के फर्क था। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। भिन्न होने का वजह यह था कि रूस में औद्योगिकरण उतना बेहतर नहीं था। कुछ क्षेत्रों में, कुछ शहरों में ही उद्योगों का संकेंद्रण था और यहाँ पे पूंजी का अभाव था। जो यहाँ पे लोग थे जो उद्योग करना चाहते थे तो उतना पूंजी नहीं था, पैसा नहीं था कि वो लोग उद्योग लगा सकें। तो उद्योगों की कमी थी और उद्योग के लिए इनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और जो दूसरे देश थे वो इनका आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो इससे यहाँ पे जो जनता है, जो लोग हैं, वो इससे परेशान हो चुके थे। जो उद्योगपति हैं वो भी इससे परेशान थे। तो यहाँ पे औद्योगिकरण भी एक कारण बन जाता है रूस के क्रांति का। तो ये सब कारण है। इसके अलावे और भी कारण है, जैसे कि इसमें एक कारण हो जाएगा रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, तो ये भी एक कारण बनेगा रूस के क्रांति का। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निरंकुश राजतंत्र एक कारण बना है, कृषक दास्ता इसका कारण बना है, मजदूर के जो हालात थे वो भी कारण बना है, औद्योगिकरण कारण बना है। उसी तरह से यहाँ पे रूसीकरण की जो नीति है ये भी यहाँ पे रूसी क्रांति के कारण बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूसीकरण की नीति में कि इसमें हुआ क्या था। तो हम लोग पढ़ रहे थे रूसीकरण की नीति। तो इस रूसीकरण की नीति में क्या हुआ था? रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति मतलब था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रूस है वो एक देश नहीं है, इसे हम ऐसे सोवियत रूस के नाम से पहले जानते थे। 1991 में इसका विघटन हो गया था, लेकिन पहले इसे सोवियत रूस के नाम से भी जाना जाता था। इस सोवियत रूस में और भी कई सारे छोटे छोटे देश शामिल थे, वो सभी मिलकर सोवियत रूस बने थे। यहाँ पे मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। जो यहाँ पे रूस में रहने वाले लोग थे उसमें मुख्य रूप से जो लोग रहते थे वो स्लाव जाति के थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ लोग रहते थे जिसमें शामिल थे फिन है, पोल है, जर्मन है और यहूदी थे। ये लोग भी इसमें शामिल थे। यानी कि रूस में मुख्य रूप से तो वैसे स्लाव जाति के लोग रहते थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे फिन, पोल, जर्मन और यहूदी भी रहते थे। अब यहाँ पे जो जार निकोलस द्वितीय था वो पूरे सोवियत का रूसीकरण करना चाहता था। यानी कि इन लोगों पर भी वो रूस के जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको लादना चाहता था। ऐसे देखा जाए तो ये लोग एक दूसरे से अलग थे। इनका जो भाषा था वो एक दूसरे से अलग था। इनका जो सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम थे वो एक दूसरे से अलग थे। इनके वेशभूषा में भी विभिन्नताएं थी। यानी कि भले ही ये लोग सोवियत रूस के हिस्सा थे, परंतु इन लोगों में कुछ विभिन्नताएं भी थी। और जार निकोलस चाहता था कि इन सभी पर रूस की शिक्षा, भाषा, संस्कृति, सभ्यता को लाद दिया जाए। यानी कि इन लोगों को भी रूसी सिस्टम में ही लाया जाए, रूसीकरण कर दिया जाए। ये उसकी इच्छा थी। जब ये बात इन लोगों को पता चलती है कि ऐसा करना चाहता है, तो इसके वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे, ये लोग फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, इन लोगों में इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। इन लोगों में हलचल मच जाती है कि ऐसा थोड़े हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हम पे जोर ज़बरदस्ती करके इस चीज़ को लागू करे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है और तब जा कर के यहाँ पे जो ये पोल हैं, ये पोल 1863 में, पोल 1863 में यहाँ पे रूसी राजा के खिलाफ, जो जार निकोलस द्वितीय है उसके खिलाफ आंदोलन, विद्रोह शुरू कर देता है। लेकिन रूसी जो राजा है जार निकोलस द्वितीय, वो इसे बहुत ही निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबा देता है। लेकिन इससे वहाँ के लोगों में जब इसको निर्दयतापूर्वक दबाया जाता है तो उन लोगों में
और आक्रोश फूट जाता है और वे लोग क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे रूस का जो नीति था, रूसीकरण की जो नीति था, वो भी यहाँ पे एक कारण बन जाता है रूस के क्रांति जो हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुआ उसका। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ हैं, जैसे विदेशी घटनाएं हैं, वो भी यहाँ पे रूस के क्रांति के कारण बनती हैं। तो विदेशी घटनाओं में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई। तो इसमें सबसे पहला जो था वो है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध ये लड़ा गया था 1854 से 1856 के बीच। तो ये 1854 से 1856 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद तुर्की और एक और देश था जिसका नाम था सार्डिनिया। तो ये 4 देश थे और दूसरे तरफ जो देश था उसका नाम था रूस। तो 1854-56 में एक युद्ध होता है रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, सार्डिनिया के बीच, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, सार्डिनिया एक तरफ था और रूस एक तरफ था। इस युद्ध में रूस की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है और ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, सार्डिनिया जो एक होकर के लड़ रहा था इसकी जीत हो जाती है। तो इससे भी वहाँ के लोगों में अपमान जैसा महसूस हुआ था और ये भी आगे चल के रूसी क्रांति का एक कारण बनता है। दूसरा है यहाँ पे रूस और जापान के बीच का युद्ध है। रूस और जापान के बीच का युद्ध है। ये लड़ा गया था 1904-05 में। तो ये चला था 1904-05 में। तो रूस और जापान के बीच 1904-05 के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी रूस की हार हो गई थी। इसमें एक तरफ से रूस लड़ रहा था और दूसरे तरफ से जापान था और इसमें जापान जीत जाता है और रूस की हार हो जाती है। अब ऐसे हम लोग आज भी मैप पर देखें तो रूस एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस होता है और उसके बाद जापान एक छोटा सा देश है। अब इतने से छोटे से देश से रूस का हार जाना वहाँ के जनता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ये युद्ध चल रहा था और जब ये इसकी सेना जो जार निकोलस, इसकी सेना, रूस की सेना, जब जो बचे खुचे सेना थे, जब फटे हाल में, दुर्दशा में जब अपने देश पहुँचे तो रूस के लोगों से ये छिपाना मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले से वे छिपा रहा था कि हम लोग युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन जब ये लोग पहुँचे तो इस बात को छिपाना मुश्किल हो गया। और जब वहाँ के जनता ने इस हालात को देखा, वो अपने सेना को देखा, तो उनके अंदर जो एक अपने देश को महानता को लेकर के जो भ्रम था, उनके अंदर जो ये एक भ्रम फैलाया गया था कि मेरा देश ही महान है, शक्तिशाली है, ये भ्रम उन लोगों में से टूट गया। और इस तरह के जो अपमान हुआ, एक छोटे से देश से हारे और जो ये अपमान हुआ, इस अपमान को ये सहन नहीं कर पाए। और तब जा कर के 9 जनवरी 1905 को रूस का पहला क्रांति होता है। ये रूसी क्रांति का पहला चरण है जहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। ये है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कैलेंडर यहाँ पे 2 को चलता है, एक ग्रेगोरियन है, एक जूलियन है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को यहाँ पे रूस के क्रांति का पहला शुरुआत होता है। इस दिन रूस के लाखों जनता एकत्रित होकर के और वहाँ पे सड़कों पे उतर जाते हैं और रोटी दो के नारा लगाते हुए जो राजमहल था सेंट पीटर्सबर्ग में, उसके तरफ आंदोलन करते हुए, रोटी दो के मांग करते हुए जाने लगते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि जो जार निकोलस द्वितीय है उसकी सेना इन मासूम जो लोग जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए, इन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और इसमें हजारों लोग की मृत्यु हो जाती है। ये घटना हुई थी 22 जनवरी को। ये घटना 22 जनवरी को हुआ था। तो अगर पुराने कैलेंडर से हम लोग चले तो ये ग्रेगोरियन नहीं, जूलियन कैलेंडर के अनुसार है। जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये हुआ था 9 जनवरी 1905 को। और अगर हम लोग नए के कैलेंडर से चले, नए वाले कैलेंडर से, ग्रेगोरियन से, तो इसके अनुसार हुआ था ये 22 जनवरी 1905 को। तो इस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन की 22 जनवरी या 9 जनवरी कहें, इस दिन जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, हजारों लाखों लोग मारे गए थे।
ये घटना जिस दिन घटा था उस दिन रविवार का दिन था। जिस दिन ये घटना घटा था वो रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग खूनी रविवार के भी नाम से पढ़ते हैं। रूस के इतिहास में इसे खूनी रविवार या इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब मारा गया था तो वहाँ पे सिर्फ खून ही खून दिख रहा था, पूरा वहाँ का जो ज़मीन है वो लाल हो गया था, इसलिए इसे लाल रविवार, खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। जब रूस के जनता को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इस तरह से निहत्थे लोगों पर रूस के राजा के सेना द्वारा गोलियां बरसाई गई है, तो रूस के जनता और आक्रोशित हो जाते हैं और इसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे इस आंदोलन में भाग लेने लगते हैं, जिसमें कि किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये लोग मिल के यहाँ पे आंदोलन को और बड़ा कर देते हैं। जब राजा को, जार निकोलस को लगता है कि इस आंदोलन को दबाना मुश्किल है, इसको अब हम लोग दबा नहीं सकते हैं, तब वो क्या करता है कि वो 1905 में ही जनता के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो जनता के सामने झुक जाता है और उनके मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाके 1905 में यहाँ पे एक प्रतिनिध्यात्मक ड्यूमा का स्थापना होता है। जैसे हमारे देश में संसद है, वैसे भी वहाँ के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रतिनिध्यात्मक ड्यूमा के मांग को वो स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो राजा है वो तो राजा रहेगा ही, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे वो जनता द्वारा चुन के आएंगे और उन्हीं के आधार पर उन्हीं के साथ मिल करके राजा काम करेगा। तो 1905 में इसके लिए राजा तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले साल 1906 में राजा को लगता है कि अब आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, अब क्रांति कमज़ोर है, लोग शांत हो रहे हैं, वो इस ड्यूमा के कुछ अधिकारों को छीन लेता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो 1905 की जो रूसी क्रांति है, पहला चरण वाला, ये सफल नहीं हो पाता है, ये विफल रहता है। लेकिन इससे जनता के अंदर जो आग सुलग रही थी वो और तेज़ी से उनके अंदर आक्रोश बढ़ जाता है और आगे चल के यही आक्रोश, यही क्रोध, यही गुस्सा आगे चल के एक महान क्रांति को रास्ता देता है, एक महान क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसे हम लोग ब्लेस्विक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये भी कारण रहा है जिसके कारण ये हुआ है। इसके अलावे एक और कारण है प्रथम विश्व युद्ध। विदेशी घटनाओं में हम लोग देखें तो एक प्रथम विश्व युद्ध भी है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1914 से 1918 तक चला था, तो इस युद्ध में भी यहाँ पे रूस की लगातार हार हो रही थी और ये अपने जनता से छिपा रहा था। लेकिन जनता को जब पता चलता है तो वो इसके खिलाफ हो जाता है और आगे चल के ये प्रथम विश्व युद्ध भी रूस की क्रांति के जो ब्लेस्विक क्रांति होता है उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये कारण है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण रूस की क्रांति हुई थी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि रूस की जो क्रांति है उसमें प्रथम विश्व युद्ध का भी योगदान रहा है। तो इसमें होता ये है कि जब 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चलता है तो इसमें रूस अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिल करके युद्ध करता है। लेकिन यहाँ पे जो ये युद्ध कर रहा है जार निकोलस द्वितीय, इसमें इसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसका युद्ध लड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो इस टाइम पे जो जनता में आक्रोश था, जो गुस्सा था, जो असंतोष फैला हुआ था, उससे उनको गुमराह करने के लिए, जो क्रांति की जो रास्ता पर बन रहा था उससे उनको भटकाने के लिए ये अपने आप को विश्व युद्ध में लगा देता है, ताकि जनता का ध्यान आंतरिक मामलों से हट करके बाह्य मामलों पर चला जाए, जो अभी विश्व युद्ध चल रहा है उस पर चला जाए। तो इसके लिए युद्ध करता है। लेकिन युद्ध में इसके पास न तो अच्छी सेना थी, सेना की अच्छी ट्रेनिंग थी, न उनके पास अच्छे हथियार थे, न ही उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन थे, जिसके कारण ये लोग लगातार युद्ध में हार रहे थे। ऊपर से और क्या हुआ था कि ये पूरे युद्ध का जो कमान है वो जार निकोलस द्वितीय ने अपने हाथों में ले लिया था और इसके कारण क्या हुआ कि ये रूस से बाहर चला गया युद्ध के मामले में और इससे पूरा जो राज दरबार है वो खाली हो चुका था। इस टाइम पे जो जार निकोलस द्वितीय है उसकी पत्नी थी, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी जिसका नाम था जरीना। तो ये इनकी पत्नी है, महारानी थी। और ये क्या करती है कि इनके एक गुरु थे
इनकी जरीना की एक गुरु थे जिनका नाम था रासपुटीन। तो ये रासपुटीन जो कि एक पादरी था और जरीना के गुरु था, उनके साथ मिल करके षड्यंत्र रचती है। और इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे राजतंत्र का और अपमान होता है, उसकी प्रतिष्ठा और गिर जाती है और इससे जनता के मन में और भी आक्रोश फैल जाता है। और ये भी आगे चल के रूस के क्रांति का एक तत्कालिक कारण बनता है, जिसके कारण आगे चल के ये बोल्शेविक क्रांति होगा। क्योंकि अभी टाइम 1914 का ही चल रहा है, 14 से 18 के बीच, और बोल्शेविक क्रांति भी उसी समय पे हुआ है। तो ये सब कारण है। रूस के क्रांति में अगर हम लोग देखें तो उसमें एक और कारण था जिसे हम लोग यहाँ पे मार्क्स का, कार्ल मार्क्स जो है उसके प्रभाव, यानी कि मार्क्सवादी प्रभाव, मार्क्सवादी प्रभाव और बुद्धिजीवी जो थे, जो लोग उस टाइम के जो ज्ञानी लोग थे, जो समाज के बारे में जानते थे, विचारक थे, उनका भी इसमें योगदान था। तो इसमें बुद्धिजीवियों का भी योगदान था। तो अगर हम लोग इसमें कारणों में बात करें तो एक कारण ये भी है कि वहाँ पे रूस में मार्क्सवादी प्रभाव बढ़ गया था और इसमें कुछ बुद्धिजीवियों का भी योगदान था। जैसे कि बात करें इसमें हम लोग, तो इसमें कुछ लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हैं टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय हो गए जिन्होंने वार एंड पीस नाम के किताब भी लिखे थे, वार एंड पीस, तो ये नाम के ये किताब भी लिखे थे, ये हो गए। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है दास्तोवस्की। तो ये दास्तोवस्की हो गए। एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है तुर्गवेन। तो ये लोग कुछ लोग हैं जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के थे और इन लोगों ने यहाँ पे रूस में मार्क्सवादी के लिए विचारधारा को फैलाया था, किसानों के मांग को रखा था और वहाँ पे आवाज़ उठाए थे। इसके अलावा आगे हम लोग पढ़े तो यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है प्लेखानोव। प्लेखानोव, तो ये प्लेखानोव नाम के भी एक व्यक्ति आता है। इसे रूस का पहला साम्यवादी कहा जाता है। यह जो व्यक्ति है यह रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति है, यानी कि यही पहले साम्यवाद की बात किया था। तो यह साम्यवादी पहला व्यक्ति है। तो यहाँ पे जैसे मार्क्सवादी प्रभाव में देखें कि कौन कौन लोग मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित थे, तो उसमें टॉलस्टॉय हो गए जो कि वार एंड पीस नाम के किताब लिखे थे। उसके बाद दास्तोवस्की हो गए, तुर्गवेन हो गए। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है प्लेखानोव, जो रूस के पहले साम्यवादी के रूप में माने जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो चाहते थे कि रूस में राजतंत्र का अंत हो और वहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हो। और इसी को देखते हुए आगे इन्होंने, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने 1898 ईस्वी में एक पार्टी बनाए थे जिसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये यहाँ पे सोशल से ही पता चला, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से कि ये साम्यवादी के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि रूस में राजतंत्र का अंत हो और यहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 1898 ईस्वी में इन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किए थे। लेकिन ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। 1903 में क्या होता है कि ये पार्टी दो भागों में टूट जाता है, विचारिक कुछ मतभेद आते हैं और 1903 ईस्वी में ये पार्टी दो भागों में टूट जाता है, जिसमें एक होता है बोल्शेविक पार्टी और दूसरा बनता है उसका कहते हैं मेंशेविक पार्टी। तो ये दो भागों में टूट जाता है। इसमें लोग बहुमत वाले थे। एक बार सवाल भी पूछा गया था कि बहुमत दल वाले को क्या कहा जाता था। ये बहुमत दल में थे और ये अल्पमत में थे, यानी कि इनकी संख्या कम थी। जो अल्पमत वाले थे वे लोग मेंशेविक कहलाए, जो बहुमत दल वाले थे उनको यहाँ पे बोल्शेविक कहा गया। इसी पार्टी में आगे चल के लेनिन आएंगे। तो लेनिन भी इसी से थे और जो बोल्शेविक क्रांति पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग यही से जान जाएंगे कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, यानी कि इनकी भूमिका आगे की क्रांति में महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर हम लोग यहाँ तक के चीज़ों को देखें तो यहाँ पे पूरा ऊपर से देखें तो मार्क्सवादी प्रभाव में कुछ
लोग हैं, उस घड़ी के बुद्धिजीवी विचारक हैं, जैसे कि टोल्स्टॉय हो गए, दोस्तोयेव्स्की हो गए, तुर्गेनेव हो गए। इसके अलावा यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं प्लेखानोव, जो कि रूस के पहले साम्यवादी व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, परंतु ये 1903 में ये पार्टी टूट गई थी और ये दो भाग में बट गई थी, जिसमें एक बोल्शेविक पार्टी होता है और एक मेनेस्विक पार्टी बनता है। बोल्शेविक पार्टी जो है वो बहुमत दल वाला था और ये जो मेनेस्विक पार्टी है वो अल्पमत दल वाला था। बोल्शेविक पार्टी में ही लेनिन आते थे। इसके अलावा यहाँ पे 1901 में एक और पार्टी बनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो एक पार्टी इधर है ही, साथ ही यहाँ पे 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाया गया था, जो कि यहाँ पे मजदूर और किसानों के हक की बात करते थे, उनकी मांगों को रखते थे। तो ये सब कुछ कारण है जिनके कारण रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, रूस की क्रांति हुई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत कैसे हुआ। तो रूस में राजतंत्र के अंत होने से पहले हम लोग वहाँ के एक घटना को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मार्च की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। मार्च की क्रांति जो कि रूस में हुई थी, ये हुई थी 7 मार्च को। 7 मार्च 1917 को ये घटना हुआ था। पुराने कैलेंडर से बात करें तो ये 22 फरवरी की घटना है, यानी कि यह 22 फरवरी को हुआ था। नया जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन, उससे ये 7 मार्च 1917 को हुआ था और पुराने कैलेंडर के अनुसार ये 22 फरवरी 1917 की घटना है। तो इस दिन इसमें क्या हुआ था कि जो रूस की जनता है उन्होंने फिर से 1905 की तरह एक बार फिर से यहाँ पे रूस के सड़कों पर, जो सड़क का नाम पेट्रोगाड था, पेट्रोगाड नामक सड़क, जिसे अब यहाँ पे लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सड़क पे लोग उतरे थे और फिर से 1905 की तरह ही रोटी दो के नारे लगाते हुए, रोटी दो के मांग करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। अगले ही दिन, ये 7 मार्च की घटना के बाद अगले दिन 8 मार्च को इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, यानी कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो भी अब यहाँ पे इस आंदोलन में भाग ली थी और वो भी यहाँ पे रोटी दो की मांग कर रही थी। और यहाँ पे और कुछ जो मजदूर लोग थे, जो मजदूर थे वो लोग भी इसमें शामिल हो गए थे और ये सभी लाल झंडा को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये यहाँ तक ये घटना है कि 7 मार्च 1917 को मार्च की क्रांति रूस में होती है, जिसमें वहाँ की जनता जो है पेट्रोगाड या लेनिनग्राद नामक सड़क पर उतर जाते हैं और फिर से यहाँ पे 1905 की तरह रोटी दो की मांग करने लगते हैं। अगले दिन 8 मार्च को इसमें महिलाएं भी और मजदूर भी शामिल हो जाते हैं और लाल झंडा लेकर के प्रदर्शन करते हैं। जब ये प्रदर्शन चल रहा होता है तब जो जार है, जार ने अपने सेना को यहाँ पे इन लोगों पर गोलियों बरसाने का आदेश दिया, यानी कि जैसे 1905 में इन लोगों को मारा गया था निहत्थों को, वैसे यहाँ पे मारने का आदेश दिया गया। और उस टाइम पे जार का जो सबसे विश्वसनीय जो रेजिमेंट था, जो सेना के टुकड़ी था, उसको प्रोओब्राजेस्की के नाम से जानते थे, प्रोओब्राजेस्की। तो ये इसकी राजा की सबसे विश्वसनीय सेना टुकड़ी थी। तो इसको ये आदेश दिया जाता है कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे गोलियां बरसाई जाए। लेकिन ये जो प्रोओब्राजेस्की रेजिमेंट है वो राजा के खिलाफ हो जाता है, वो राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं और इन लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर देते हैं। तब जब राजा इस तरह की स्थिति को देखता है तो वो मजबूर हो जाता है और तब वो क्या करता है कि 12 मार्च 1917 को यह गद्दी त्यागने की बात करता है, वो गद्दी छोड़ने की बात करता है और यह गद्दी छोड़ देता है। अगर बात करें तो नए कैलेंडर से ये 12 मार्च है, पुराने कैलेंडर से बात करें तो यह 22 फरवरी की घटना है। तो 22 फरवरी 1917 को ये पुराने कैलेंडर से और नए कैलेंडर से 22 मार्च 1917 को ये गद्दी वहाँ के राजा त्याग देता है। और इस तरह से यहाँ पे जो रोमनोव राजवंश था,
रोमनोव राजवंश उसका अंत हो जाता है। 1917 में इसका अंत हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे जो सरकार बनता है वह 15 मार्च को, जो नया कैलेंडर है उसके अनुसार 15 मार्च 1917 को यहाँ पे नया सरकार बनता है। और जो सरकार बनता है वो यहाँ पे एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है लुबाव। तो लुबाव के नेतृत्व में यहाँ पे बर्जुआ सरकार का गठन होता है। बर्जुआ सरकार का गठन किया जाता है। तो यहाँ तक अगर पूरे घटना को देखें तो मार्च की क्रांति 7 मार्च 1917 को हुआ। 22 फरवरी पुराने कैलेंडर से ये क्रांति हुआ था। पेट्रोघाटन नामक सड़क, जिसे हम लोग लेनिनग्राद के नाम से जानते हैं, इसमें महिलाएं और मजदूर भी भाग लिए थे। इसमें जो जार का जो सबसे विश्वसनीय जो सेना टुकड़ी थी प्रोओब्रासेस्की, वो भी इसके खिलाफ हो गई थी। और तब जाके 12 मार्च को राजा जो है वो गद्दी त्यागने के बाद किया था। और 15 मार्च 1917 को लुबाव बर्जुआ सरकार का गठन किया था, यानी कि लुबाव के नेतृत्व में बर्जुआ सरकार का गठन किया गया था। जब इसका गठन हुआ सरकार का, तो जनता की जो आकांक्षाएं थी उसकी पूर्ति न हो पाई। इसने किसी भी तरह के स्वतंत्रता नहीं दिया, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, और इससे यहाँ पे जनता जो है वो इससे नाखुश थी, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। तब जाके क्या होता है आगे कि यहाँ पे आगे चल के एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है क्रेस्की। तो क्रेस्की के नेतृत्व में पहला बार यहाँ पे समाजवादी सरकार का गठन होता है, समाजवादी सरकार बनाया जाता है। तो जब 15 मार्च को लुबाव के नेतृत्व में बर्जुआ सरकार का गठन होता है और वो जनता की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता है, तब ये सरकार गिर जाती है और इसके जगह पे एक नया सरकार बनता है जो समाजवादी सरकार था, और ये इसका नेतृत्व क्रेस्की करता है। अब इसने जब इसका सरकार बनता है क्रेस्की का, तो ये कुछ चीज़ लाता है जेकरा में था कि यह क्या करेगा कि व्यक्तिगत संपत्ति है उसकी ये रक्षा करेगा, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करेगा। उसके बाद था कि ये संविधान सभा द्वारा यहाँ पे जो भूमि की समस्याएं हैं, भूमि समस्याओं का निदान करेगा। उसके बाद था कि ये यहाँ पर जनतांत्रिक वैधानिक सरकार का स्थापना करेगा, जनतांत्रिक एवं वैधानिक। और एक और काम था क्या कि उस टाइम पे जो युद्ध चल रहा था, तो यह मित्र राष्ट्र जो थे उनके साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर युद्ध जारी रखेगा। तो ये सब इसके कुछ काम थे। तो अगर हम इसको फिर से देखें तो 15 मार्च 1917 को लुबाव के नेतृत्व में बर्जुआ सरकार का गठन हुआ था, जो कि जनता के अनुसार काम नहीं करने पर सरकार गिर जाती है। और क्रेस्की के नेतृत्व में पहली बार समाजवादी सरकार की स्थापना रूस में होता है। जब ये सरकार आती है तो कुछ काम करने की बात करती है, जैसे कि पहला है कि व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करेगा। उसके बाद है कि ये संविधान सभा द्वारा भूमि समस्याओं का निदान करेगा, जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार का गठन करेगा और मित्र राष्ट्रों के साथ मिल करके जो विश्व युद्ध चल रहा है उसको जारी रखेगा। तो ये सब ये काम करने की घोषणा करता है। जब ये घोषणा करता है तो इसमें जो ब्लेस्विक दल के जो लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आगे चल के यही ब्लेस्विक क्रांति होगा जो 7 नवंबर 1917 को घटेगा। तो उसमें अब लेनिन का एंट्री होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ब्लेस्विक क्रांति के दूसरे चरण को देखेंगे। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो ब्लेस्विक क्रांति का पहला चरण था। अगले वीडियो में हम लोग ब्लेस्विक क्रांति के दूसरे चरण को देखेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से हम लोग को लेनिन को देखेंगे। यहाँ पे लेनिन अब आएगा और यहाँ पे जो क्रेस्की की जो समाजवादी सरकार है इसको हटा करके वहाँ पे लेनिन अपने सरकार का गठन करेगा।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।